Hi everyone, welcome to the third video of the class 11th chemistry's chapter number 2 which is structure of atom। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में विद प्रॉपर नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दिया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज हैं, जिसमें से फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी जे थॉमसन ने। आफ्टर जे थॉमसन सेकेंड एटॉमिक मॉडल दिया था रदरफर्ड ने। बट रदरफर्ड मॉडल के बाद कुछ दो ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिसके बाद हमें फाइनली मिला बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जो फर्स्ट मेजर इवेंट था वो था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस बात की डिस्कवरी हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो डुअल नेचर शो करती है, यानी कि बोथ पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी एंड वेव लाइक बिहेवियर भी शो करती है। सेकेंड मेजर इवेंट वॉज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। अर्लियर व्यू ऑफ लाइट। अर्लियर व्यू ऑफ लाइट क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, न्यूटन ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है। इसी थ्योरी के बेसिस पे दो फिनोमिनास को डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू लाइट रेज मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल रे। इंटरफेरेंस शो करा था वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट। सो साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज स्टडीज इस डायरेक्शन में करनी शुरू कर दी कि शायद जो लाइट है वो वेव लाइक बिहेवियर शो करती है। सो वेव नेचर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव मोशन क्या होता है। दिस रे डिपिक्ट्स द वेव मोशन। दिस अपर मैक्सिमम पार्ट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड द डाउनवर्ड मैक्सिमम पार्ट इज नोन एज ट्रफ। किन्हीं दो एडजेसेंट क्रेस्ट या फिर किन्हीं दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाता है एंड इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की? इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव पास की उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है एंड फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी को c से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे उस वेव की वेलोसिटी बोला जाता है। एंड हियर इज अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो मैक्सवेल ने प्रॉपर इसी डायरेक्शन में स्टडी की कि जो लाइट है वो वेव लाइक बिहेवियर शो करती है एंड उसके बेसिस पे उन्होंने इस लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। मैक्सवेल प्रपोज दैट लाइट प्रोपिगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो मैक्सवेल वॉज द फर्स्ट जिन्होंने अपनी पूरी स्टडीज़ करके ये बताया कि जो लाइट है वो स्पेस में प्रोपिगेट करती है इन द फॉर्म्स ऑफ वेव। जैसे वेव्स ट्रैवल करती हैं उसी तरह लाइट भी स्पेस के अंदर ट्रैवल करती है। These waves have electric and magnetic field associated with them and that's why they are called electromagnetic radiations. इन waves के साथ electric field and magnetic field associated होता है and इसी वजह से इन्हें बोला जाता है electromagnetic radiations. इस डायग्राम में this line depicts the direction of propagation of wave and this solid line depicts the electric field and the dotted line depicts the magnetic field. सो अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे मैक्सवेल ने इस वेव मोशन के। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है एंड अगेन ये दोनों उस डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही है। Next, all EM wave travel with the same speed, which is speed of light. सारे के सारे EM सेम ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं। Next is the electromagnetic spectra. Although electromagnetic wave have same speed, बेशक जो electromagnetic waves हैं उनकी स्पीड सेम है, but they differ, different type of radiation differ from one another in their wavelength and frequency. But in terms of wavelength and frequency, according to this relation, frequency is inversely proportional to wavelength. अगर frequency increase करेगी तो wavelength decrease हो जाएगी। वाइसा वर्सा, अगर wavelength increase हो जाएगी तो frequency decrease हो जाएगी।
इसी स्टडी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने अलग अलग रेडिएशंस को ग्रुपिंग करके एक पूरा चार्ट बनाया जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. So this shows the electromagnetic spectra of different rays in terms of increasing wavelength and in terms of increasing frequencies. So first is the gamma ray, X-ray, UV ray, visible spectra, IR, microwave and the radio waves. Electromagnetic wave theory believe in the continuous generation of energy because electromagnetic wave theory ने तो ये बताया कि जो लाइट है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है एंड वेव क्या करती है, कंटिन्यू एनर्जी को जनरेट करती रहती है. दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. जो फिनोमिना न्यूटन अपनी थ्योरी से नहीं समझा पाए थे वो फिनोमिनाज डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरीज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, but fail to explain black body radiations and photoelectric effect. But this theory fails to explain the black body radiations and photoelectric effect. So अब देखते हैं कि क्या है black body radiations. Black body radiation, an ideal body which emits and absorbs radiations of all wavelength और frequency. एक ऐसी बॉडी जो कि सभी वेवलेंथ या सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है एंड एब्जॉर्ब भी कर सकती है. उस बॉडी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी. एंड ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस को एमिट करती है उन रेडिएशंस को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक आयरन बार को एक फर्नेस के अंदर हीट करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस आयरन बार का कलर भी चेंज होता जाएगा. फर्स्टली इट बिकम डल रेड एंड देन मोर रेड, ब्राइटर ऑरेंज, वाइट एंड फाइनली इट टर्न्स आउट ब्लू. जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है. अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी रेड लाइट की तो इसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी एंड अगर लो वेवलेंथ होगी ब्लू की तो इसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी. यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट लो इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ जा रही थी. इन दिस ट्रेंड वर टू कंटिन्यू, intensity would keep on increasing indefinitely as the wavelength becomes shorter and may enter the UV region. So अगर टेम्परेचर फर्दर और इंक्रीज हुआ और यही ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो ब्लू रीजन के बाद इंटेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था एंड आफ्टर ब्लू लाइट जो लाइट थी उसको UV रीजन में चला जाना था क्योंकि ब्लू विजिबल स्पेक्ट्रा एंड होता है ब्लू पे एंड उसके बाद next in terms of increasing frequency comes the UV region. But black body radiations ने ऐसा behavior show नहीं किया. Firstly जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया इंटेंसिटी इंक्रीज होती गई, बट एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया उसके बाद इंटेंसिटी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली. एनर्जी ने तो कंटिन्यू ही एमिट करना था एंड कंटिन्यू एब्जॉर्ब करना था. सो इस अकॉर्डिंग तो हमें तो अपना ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए था. टेम्परेचर और इंक्रीज करने से इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जानी चाहिए थी. बट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का ग्राफ एक पर्टिकुलर टाइम पर इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंटेंसिटी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया. सो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स ने. प्लैंक्स ने सजेस्ट किया दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स could emit energy only in discrete quantities. कि जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में ही अपनी एनर्जी को एमिट करती हैं, नॉट इन अ कॉन्टीन्यूस मैनर. कंटिन्यू उसको एनर्जी को एमिट नहीं करती, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ने बताया था. प्लैंक गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. छोटी छोटी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जो एनर्जी है वो एमिट होती है एंड इस छोटी सी क्वांटिटी को प्लैंक ने नेम दिया था क्वांटम. एंड इसी वजह से जो प्लैंक्स की थ्योरी है उसे क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोला जाता है. एंड इसी थ्योरी के बेसिस पे प्लैंक्स ने एक इक्वेशन दी विच इज़ E is equals to h into mu. Here h is the Planck's constant. With this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiations from black body. Next is the photoelectric effect. हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
When light of certain frequency strikes the surface of some metal, electrons are ejected from the metal. जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एक मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक डाउन किया गया तो उस मेटल के सरफेस ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया. सो ये एक डायग्राम है जिसमें दिस वन इज़ द बैटरी जो कि वोल्टेज का सोर्स है, दिस वन इज़ द एमीटर जो कि करंट मेजर करता है, हेयर इज़ अ डिटेक्टर जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया, एंड दिस इज़ द मेटल सरफेस एंड दिस इज़ द इंसिडेंट रेडिएशंस. तो यहाँ से रेडिएशंस एमिट हुई एंड इस मेटल के सरफेस ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया. ये कुछ इसी तरह है. हमेशा जो सर्किट्स होते हैं, जो करंट होता है वो हमेशा क्लोज लूप में ही ट्रैवल करता है. अगर सर्किट में कभी ब्रेक हो तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा. सो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक मेटल का सरफेस था, यहाँ से रेडिएशंस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक हुई और यहाँ पर जो एमीटर अटैच था उसके अंदर रीडिंग शो हुई. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस डिटेक्टर के पास ट्रैवल हुए और इसने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया. सो इससे पता चलता है कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है. अब देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन थी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की. इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस. जैसे ही लाइट की बीम स्ट्राइक हुई मेटल के सरफेस पे उसी टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इजेक्शन करना शुरू कर दिया. फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. हर एक मेटल के लिए डिफरेंट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड थी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड हर एक मेटल के लिए ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यानी कि एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट तो नीडेड थी कि उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए. थर्ड वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कितनी है. फोर्थ पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency of incident radiation but independent of intensity. यहाँ इस ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला कि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. सो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि हुआ क्या. लाइट रेज आई, लाइट रेज ने मेटल के सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन्स थे एंड लाइट रेज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट किया एंड ये हमें मिले एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस ऑफ लाइट. बोथ ही इलेक्ट्रॉन्स भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों को ही ब्राइटनेस ऑफ लाइट यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करना चाहिए था. क्लासिकल थ्योरी तो ये बताती थी, बट ऑब्जर्वेशंस में तो हमें ये मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो इसका कंक्लूजन देखते हैं. रेड लाइट जब एक पोटेशियम के सरफेस पे स्ट्राइक डाउन की गई, काफ़ी टाइम तक उस रेड लाइट को पोटेशियम के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक डाउन कराया गया, बट हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले. जैसे ही येलो लाइट को पोटेशियम के सरफेस पे स्ट्राइक डाउन किया गया, सोन ही हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. ये इसलिए हुआ क्योंकि पोटेशियम सरफेस की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 5 × 10⁻14 पर सेकेंड है, जो कि रेड लाइट की है 4.3 to 4.6 विच इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ पोटेशियम सरफेस. एंड येलो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लाई करती है 5.1 से 5.2 के रीजन में, जो कि मैक्सिमम है टू द पोटेशियम सरफेस की थ्रेशोल्ड वैल्यू से. इसीलिए जब रेड लाइट को स्ट्राइक डाउन कराया गया हमें कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले, बट येलो लाइट को स्ट्राइक डाउन करने से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि दोनों क्लासिकल थ्योरी ने भी यही बताया एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने भी यही बताया. बट काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल थ्योरी ने बताया कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हमें ये नहीं मिला. तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन ने ये बताया व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस सम ऑफ इट्स एनर्जी यूज्ड अप टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम द मेटल एटम इक्वल्स टू द एनर्जी बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस। क्या हुआ कि जैसे ही ये लाइट एक मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक डाउन की तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, सो इस लाइट की कुछ एनर्जी तो इन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से किसी ना किसी फोर्स या किसी ना किसी एनर्जी से बाइंड है। सो जब लाइट की उस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक डाउन होगी तो लाइट को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस से फ्री कराने के लिए, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होगी लाइट की वो उसी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसे ऐसे समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। दीज आर द इंसिडेंट रेज। जब ये इंसिडेंट रे इस मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक डाउन होगी तो यहाँ से कुछ बाइंडिंग एनर्जी लूज हो जाएगी इन लाइट रेस की। वो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होगी जिस फोर्स से मेटल के सरफेस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। एंड जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इसी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये बताया था आइंस्टाइन ने। And the remaining energy is given to ejected electron in the form of kinetic energy. So हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्ट्राइकिंग फोटोन है, फोटोन का मतलब यहाँ पे लाइट रे से है, इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे ये पता चल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रादर देन वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी डिपिक्ट करती है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। हियर पिक्चर 1 डिपिक्ट्स द हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी एंड पिक्चर 2 डिपिक्ट्स द लो इंटेंसिटी। एंड फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट करती है नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। जितनी ज़्यादा वेव, देखो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी, तो कम फोटोन यूज़ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से फ्री करने के लिए। एंड जितने भी रिमेनिंग फोटोन होंगे वो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है रादर देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट, when a photon of energy h mu strikes a metal surface, some of its energy called threshold energy x is used up to remove the electron from the surface and the remaining energy transferred to the ejected electron as kinetic energy. Here kinetic energy is half mv square. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, this is the energy of photon, this is the threshold value and this is the kinetic energy. Here threshold value x is equals to h into mu naught. This is called as work function. So यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी h mu is equals to h mu naught plus half mv square. एंड यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ h into mu minus mu naught. इसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा इजेक्ट होंगे एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट। बट अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी फोटोन के पास आफ्टर द बाइंडिंग एनर्जी वो सारी के सारी ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। So, in the photoelectric effect, intensity affects the number of electrons emitted, while frequency affects the kinetic energy of those electrons. इंटेंसिटी तो अफेक्ट कर रही थी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, एंड फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हर एक फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्यू फोटोन्स नीडेड टू हिट अ मेटल सरफेस, तो कुछ ही फोटोन्स की रिक्वायरमेंट होगी उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने पे पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द सेम इंटेंसिटी। एंड जितने भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। सो साइंटिस्ट के सामने दो बड़े क्वेश्चंस
खड़े हो गए। फर्स्ट वन कि आखिर जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, क्या वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या वेव की तरह। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये शो कर रहे थे कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि जो मेटल का सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहा था, वैसे जैसे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक डाउन हुई। बट इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अभी भी ये शो कर रहे थे कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है। सो फाइनली साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, बोथ पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी एंड वेव लाइक बिहेवियर भी। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।